डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि सितंबर 2020 के नेट के एग्ज़ाम में आए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे और आज हम बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम को गारंटी करने के लिए एक कम्पिटिटिव फर्म को कौन सी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपने कभी जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो उसकी जितनी भी सारी बातें थी वो आपको एकदम से याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एजवर्थ बॉक्स बना रहा हूँ। एजवर्थ बॉक्स में आप कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाते हो इस तरह से। वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहाँ से बनती है? पीपीसी कर्व से। पीपीसी कर्व क्या होता है आपका? पीपीसी कर्व होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि आपका दिखाता है कि कोई भी फर्म गिवन कॉस्ट के अंदर कितना प्रोडक्शन एक्स एंड वाई का कर सकती है। ठीक है जी, कौन से कॉम्बिनेशन कर सकती है ताकि उसकी क्या हो, कॉस्ट चेंज ना हो। कॉस्ट क्या होती है? रुपए मान के चलो, फर्म की भी तो कोई कॉस्ट होगी, यानी कि बजट होगा ना। सपोज करो कि 1000 रुपये है तो वो 1000 में एक्स एंड वाई के कितने कितने कम्बिनेशन बना सकती है। ठीक है ना, तो इस तरह से बना सकती है कि नहीं बना सकती है। तो उन्हीं पॉइंटों को मिलाकर हम ए बी सी डी को मिलाकर हम क्या कोई लाइन खींचते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट करो बन गया। और ये होता है आपका आइसो कोस्ट करो। और आइसो कोस्ट करो किसे कहते हैं कि आपका जो बजट है उस बजट में आप वेज बाई आर का जो रेशो होता है वो उसका स्लोप होता है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या है यहाँ पर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसी को आपने क्या दिखाना है? इन्हीं पॉइंट को दिखा दिया। मान के चलो ये है आपका 3 पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर आपका क्या होगा? आइसोक्वांट गुड्स वाई के या गुड्स एक्स के क्या क्या कम्बिनेशन कर सकते हो आप। एक फर्म बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो आप इसको, और फर्म ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि लेबर और कैपिटल क्या है आपके पास। रेंट आपके बजट में इतना ही कर सकते हो, तो ये कंस्टेंट हो गया। अब इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये कम्बिनेशन कर सकते हो आप प्रोडक्शन के, और प्रोडक्शन के कम्बिनेशन अलग अलग कर सकते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगी वहाँ पर? अगर ए पॉइंट पर करोगे तो डब्ल्यू बाई आर अलग आएगा, उसका स्लोप अलग आएगा। सी पॉइंट पर हो तो डब्ल्यू बाई आर अलग आएगा। डब्ल्यू बाई आर क्या होता है? आपका आइसो कोस्ट लाइन का स्लोप होता है। आइसो कोस्ट लाइन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बजट लाइन। और एक आपने बजट लाइन पढ़ी होगी वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जिसका स्लोप होता है -P1/P2। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मान के चलो अगर बी पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें हैं देखिएगा। ये आइसो कोस्ट कर्व है, तो आइसो कोस्ट का स्लोप W/R, और दोनों तरफ से क्या है? ये आइसोक्वेंट कर्व है। ठीक है जी, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड है, फर्म ए की भी और फर्म बी की भी। तो फर्म आइसोक्वेंट का स्लोप क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये दोनों के दोनों एक्स की तरफ से भी और वाई की तरफ से भी। ठीक है जी, एक्स का भी और या फिर फर्म ए का भी और फर्म बी का भी, दोनों का बराबर हो गया। इसके ऊपर और क्या चीज़ें होती है? इसी बी पॉइंट को अगर मैं, ये तो हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, 2 कॉन्ट्रैक्ट कर्व होते हैं जनरल इक्विलिब्रियम में आपका। एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब पता क्या है? कि बी प्रोडक्शन हो रहा है आपका, इसमें एक्स की इतनी कमोडिटी बन रही है, वाई की इतनी बन रही है। ठीक है ना, इसके हिसाब से फर्म ए इतना बना रही है, फर्म बी इतना बना रही है। टोटल कैपिटल लेबर आपके रेंट हो गए। इस प्रोडक्शन को जो बन के निकला है, मान के चलो यहाँ पर 100 प्रोडक्शन निकला है बन के दोनों फर्म से, दोनों गुड्स का। इस 100 प्रोडक्शन को 2 कंज्यूमर में, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी में किस तरह से एक्सचेंज करोगे? वो यहाँ पर क्या आएंगी? आईसी कर्व आएंगी आपकी। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज पर होती है आपकी आईसी कर्व। तो आईसी कर्व में जब आपने देखा होगा कि कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपका यहाँ पर ये होती है ए पॉइंट पर, यानी कि बी पॉइंट पर बजट लाइन और आईसी कर्व का स्लोप होता है इक्वल। आईसी कर्व का स्लोप होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू -P1/P2। ये 2 कंडीशन यहाँ पे होगी, और -W/R अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 2 कंडीशन यहाँ से होगी। तो सपोज करो कि ये पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी पर आपका ये बजट लाइन भी इक्वल है।
ठीक है जी। तो बजट लाइन का स्लोप और आइसोक्वांट का स्लोप इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल होने से ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज से दो ये कंडीशन जाकर क्या मीट हो जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2। तो देखिएगा ये हो गया हमारा जर्नल इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा। ठीक है जी। अगर आपको ये जर्नल इक्विलिब्रियम मेरे से पढ़ना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको डिटेल में आध घंटे 1.5 घंटे में पूरा करके करवा के फिर चीज़ों को अच्छी तरह से आपको अगर जो समझ नहीं पा रहे मेरे स्टूडेंट्स तो इसको 1 मिनट में समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पे अगर मैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो वो क्या होता है, वो होता है आपका पीपीसी कर्व का स्लोप। वो किसके इक्वल आ जाएगा इस कंडीशन में, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, दो गुड्स का। ठीक है जी। इक्वल है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, जो कि किसका स्लोप होता है आपका पीपीसी कर्व का, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हाँ पीपीसी कर्व का। ठीक है ना, इसका स्लोप होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस P1 बाई P2 या फिर उसको W बाई आर कहो, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। चूँकि ये चीज़ें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्म का पूछा है ना, तो फर्म क्या करेगी, मार्जिनल कॉस्ट उसकी किसके इक्वल आ जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसके अंदर आपने सही सही मिलान करना है। किंग डिमांड करो आपका किसने दिया है, पॉल एंड स्वीजी ने। ये क्या दिखाता है, ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस एंड क्वांटिटी की स्टिकीनेस को दिखाता है, प्राइस एंड क्वांटिटी क्यों वहाँ पर स्टिक रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनके अंदर नहीं आने वाली, तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको दिखाएगा ये किंग डिमांड करो। ठीक है ना। अगर मैं इसको करवाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अलग से एक करवाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। तो स्टैकलबर्ग ने क्या दिया और चैम्बरलिन ने क्या दिया, तो देखिएगा स्टैकलबर्ग ने दिया आपका रिएक्शन करो और चैम्बरलिन ने क्या दिया था आपको, स्मॉल ग्रुप मॉडल। वहाँ पे आपने देखा ही है ना किस तरह से आपका ओलिगोपोली में चैम्बरलिन का मॉडल भी है। ठीक है। और आपका जो फेलनर है उन्होंने दिया है प्राइस लीडरशिप मॉडल। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके ये ठीक ठीक मिलान ये हो गया। अब देखिएगा मार्केट फेलियर इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मार्केट फेलियर क्यों होता है उसके पीछे का कारण पूछा है। तो देखिएगा मार्केट फेलियर से पहले मार्केट सक्सेस को आपने समझना जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केट सक्सेस पे थोड़ी सी चर्चा की थी। वैसे तो जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा करवाऊंगा और वहाँ पर कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन और प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइजेशन दोनों से मिलके जब आपके वहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व निकलेगी तब चीज़ें समझ में आएंगी ठीक ठीक तरह से। बट फिर भी यहाँ पर मार्केट फेलियर का कारण क्या होता है, एक तो होता है एक्सटर्नलिटीज़, या तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो या फिर आपका नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो, कोई सी भी हो सकती है। उसकी वजह से आपका ट्रूली प्राइस कॉस्ट के इक्वल नहीं जा पाता, या तो कॉस्ट से ज़्यादा रह जाता है या ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है ना। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि वहाँ पर मार्केट पावर क्या हो, मोनोपोली हो किसी के पास। ठीक है ना। तो वो भी तो कारण बन सकती है मार्केट फेलियर का। मार्केट फेलियर का सीधा सा मतलब ये समझिए कि प्राइस आपका मिनिमम कॉस्ट पे नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है ना। मिनिमम कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे। ठीक है, लॉन्ग रन में। और प्राइवेट गुड्स का होना, देखिएगा इसमें आप बी एंड सी तो है ही है, अगर डी भी रखोगे जो कि आंसर हो सकता है कि प्राइवेट गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स होंगी तो तभी तो मार्केट फेलियर का मतलब कोई सवाल पैदा होगा कि वहाँ पर प्राइवेट गुड्स का क्या मतलब है, जो पे करेगा उसको ही मिलेगा। ठीक है ना, यही बात है। तो अगर प्राइवेट गुड्स ही ना हो तो आप किसको एक्सक्लूड करोगे, किसको क्या करोगे, तो वहाँ पर मार्केट फेलियर तभी होगा। ए एंड बी, ये बी तो है ही आंसर इसका, सी भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर बी ही होना चाहिए इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा, इसके अंदर आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करो, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, ए बी सी आए थे जो हमारे, ए पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट करो इज मोर एफिशिएंट। क्या जो कॉन्ट्रैक्ट करो हमारी एजवर्थ बॉक्स में बनती है
उसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं उससे ज़्यादा एफिशिएंट कोई ये डी पॉइंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर होते हैं आपके। तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट्स ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू गुड्स इज द सेम एज द बोथ इंडिविजुअल। देखिए ये अब कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कर्व की बात कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज, यानी कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, वो आल लोकस ऑफ पॉइंट को दिखाएगा जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS बिटवीन एक्स एंड वाई, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होता है। प्रीवियसली मैंने अभी करवाया भी है, वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दोनों के दोनों कंज्यूमर्स के, दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स के। ओके, तो इसमें रीजन वाला स्टेटमेंट ठीक है और ए गलत है। ठीक है जी, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई में आपका M3 होता है कि नहीं होता है? सपोज करो M3, M4, M1 सारे के सारी होते हैं। अब मनी सप्लाई को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? करेंसी, नोट जो आपकी पॉकेट में रहता है इस तरह से। तो सपोज करो कि 100 रुपये का नोट है, वो है, उसके उपरांत आपने उसको बैंक में डाला, क्रेडिट क्रिएशन की, प्लास्टिक मनी चली, मतलब क्या है? हाई पावर्ड मनी आपका सोर्स हो गया कि नहीं हो गया सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ मनी का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो चेक के रूप में हो, चाहे वो दूसरे टाइप में हो, उस कहीं ना कहीं उसके बेस में क्या है आपका? हाई पावर्ड मनी है। हाई पावर्ड मनी होती है नोट, करेंसी नोट। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या दिया इसने? क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, बट इसका कोई रीजन थोड़ी है ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसके अंदर देखिए आप, प्रेजेंस ऑफ एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट कोजेज, कि आपकी मार्केट में अगर एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, चाहे वो प्रोडक्शन साइड हो या वो कंजम्पशन साइड हो, तो वो किसका कारण बन सकती है? अगर आपके पास एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ठीक ठीक जानकारी नहीं है, हो सकता है कि आप क्या कर लो, गलत वस्तु का चयन कर लो, आपको जो चीज़ चाहिए थी रियल में वो चीज़ ना मिले आपको उस क्वालिटी की। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, यानी कि जो ओनर है किसी कंपनी का और जो वहाँ पर काम करते हैं एजेंट, वो अपनी क्या कर पाए, उनके बीच में ठीक ठीक तरह से कम्बिनेशन ना बैठ पाए, जो जिस टाइप का उसको काम चाहिए प्रिंसिपल को वो एजेंट ना करे, या वहाँ पे वो संकोचन महसूस करे या कम काम करे। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को दूर करने का सोल्यूशन है एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी, कारण नहीं है, ये सोल्यूशन है। तो सी तो वैसे भी नहीं होना था, और बी मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज डिमिनिशेस विद एन इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट रिसोर्सेज, ये कोई कारण नहीं है, ये किसका कारण नहीं बनेंगे। ये दो प्रॉब्लम आएंगी एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फैलने से। मैं एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर पे एक वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर आप समझ पाओगे पूरी अच्छी तरह से। तो ये चीज़ें रहेंगी कि एडवर्स सिलेक्शन कर लोगे या तो आप, या फिर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मार्केट में पैदा हो जाएगी। तो ए एंड डी इज द राइट आंसर। ओके, तो हमने दो वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम मैक्रो, ITF, GD, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और दूसरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली अपडेट जल्दी जल्दी मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।